गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखना बेटा, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। होगा क्या, ये कंडीशन होगी क्या? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को इससे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिफाइन किया था और मैंने कहा था कि मान लिया आपके पास दो सोर्स है, कोई भी लाइट के सोर्स है बेटा, वो दोनों के दोनों लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं और बेटा वो लाइट इंटरफेयर करती है, आपस में इंटरफेरेंस करती है, मिक्स होती है और उसके स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क स्पॉट हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लास्ट वीडियो देख लेना। अब बात है कि जब दो सोर्स ही बन गए तो उनकी इक्वेशन भी बनेंगी। मान लिया बेटा दो वेव हैं जिसकी फर्स्ट इक्वेशन ये है बेटा, एक की है y1 इज इक्वल टू साइन वेव, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना बेटा, वो ये अगर मान लिया ये रियल तो ये है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वेव की बेटा। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं तो ये इक्वेशन साइन ग्राफ आएगा, साइन का ग्राफ है बेटा ये। तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू, मान लिया बेटा a साइन ओमेगा टी, एक इक्वेशन है एक वेव की बेटा। एक जो मोनोकोहेरेंट सोर्स है ना, उनमें से जो एक सोर्स लाइट निकाल रहा है उसकी इक्वेशन ये बेटा a साइन ओमेगा टी बेटा। दूसरी क्या है बेटा, मान लिया y2 इज इक्वल टू, ये मान लिया b, हो सकता है एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग हो बेटा, और इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो b बेटा। इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन लेने जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो हर टाइम पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गैप दिखा देता हूं। तो साइन ओमेगा टी प्लस इसका इसमें फेज डिफरेंस मान लिया है बेटा फाइव, क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए ना। मैं बता चुका हूं कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट एमिट होती है उनके दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, तो फाइव फेज डिफरेंस है बेटा, फाइव फेज डिफरेंस है बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव बेटा। बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दोनों मिक्स होंगी, इंटरफेयर करेंगे, तो जो रिजल्टेंट बनेगा एम्पलीट्यूड का वो y1 प्लस y2 बनेगा बेटा। हमें नहीं पता, कॉम्बिनेशन बनेगा y1 इज इक्वल टू y2 एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे मैं देखूं तो उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा बेटा, जो t टाइम बाद आएगा। समझ में आई बात? अब देखो तो y क्या बन गया बताओ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, आपको ये बात v साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसको और सोल्व करता हूं तो देखो a साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन ध्यान से देखो, यहां साइन a प्लस b है बेटा, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए भाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, थोड़ा सिमेट्री बनाने की ट्राई कर रहा हूं, तो इसको इक्वेशन में देखो बेटा, ये साइन ओमेगा टी प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई करो, बी साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा बी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये सारी बातें बेटा। अब देखो b मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लो, तो बेटा यहां बच गया a प्लस बी कोस फाइव, और मैंने यहां से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, और यहां पे क्या आया बताओ, b साइन फाइव, क्योंकि फाइव तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाली टर्म को सभी एक साथ लिख दिया बेटा, क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो फिक्स रहना है, इट विल बी कांस्टेंट। तो बी साइन फाइव कोस ओमेगा टी बेटा। थोड़ा सिमेट्री बनाओ इसको मैंने एक नया नाम दिया बेटा आर कोस थीटा, और इसको एक नया नाम दिया बेटा, वो है आर साइन थीटा। देखना बेटा सिमेट्री, तो इसका मतलब यहां में लिख सकता हूं ना कि यहाँ पे
जो आर कोस थीटा जो मैंने बोला है बेटा, आर कोस थीटा दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस फाई बेटा, ए प्लस बी कोस फाई। बी साइन फाई क्या, सॉरी आर साइन थीटा क्या है, दैट इज इक्वल टू बी साइन फाई। तो इसका मतलब ये क्लियर बात है बेटा, ये कि सिचुएशन में आप लोग अगर देखना चाहोगे रिजल्ट, तो बिल्कुल एक बात क्लियर है कि यहां से जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। देखो बेटा ये इक्वेशन बन गई, यहां से आप इसमें से आर को कॉमन लोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो ना। तो देखो क्या रिजल्ट बन गया, देखो यहां पे नोट कर लेना इसको अच्छे से। जो यहां पे रिजल्ट बनेगा बेटा दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर कॉमन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। लेकिन यहां तो आर भी अननोन है, वैसे ही मान रखा था, थीटा भी अननोन है, तो इसका मतलब यहां से निकाल सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बेटा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो कहां से निकलती है, ये जो इक्वेशन मानी है ना इनको स्केयर करके ऐड कर दो बेटा, स्केयर करके ऐड कर दो, यानी कि स्केयरिंग एंड एडिंग बेटा, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इन दोनों को स्केयर करके ऐड करोगे तो आपका आएगा आर स्केयर, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना स्केयर करके, राइट को राइट में करना बेटा। तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्केयर प्लस बी साइन फाई का होल स्केयर, स्केयर करके ऐड कर दिया तो क्या बन गया बताओ, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा वाला कॉस थीटा 1। इनको सोल्व करोगे ना कंप्लीट तो आपका क्या आएगा पता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस फाई बेटा। ध्यान से देखना, ये वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो वेव ऐड होंगी बेटा उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जाएगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा। याद रखना ये अननोन था, नोन बता दिया बेटा, कर सकते हो आप आराम से बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसमें देखो बेटा थीटा भी अननोन है, तो थीटा अननोन है तो इनको डिवाइड कर दो बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को थीटा भी आ जाएगा बेटा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा, जो सुपरपोजिशन के बाद वेव बनी है ना उनका इकट्ठा कंबाइंड एम्पलीट्यूड कितना बनेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा, स्टार लगा लो। क्लियर है बेटा। अब देखना अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो थीटा क्या होगा बताओ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दो ही अननोन थे ना तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, एक को 2 से टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई अपॉन आपका आएगा बेटा ए प्लस बी कॉस फाई। या आप आराम से टेन थीटा से वैल्यू निकाल सकते हो, अगर फाई आप लोगों को पता है ए भी पता है तो आप थीटा बता सकते हो। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। इन दोनों इस इक्वेशन में देखना बेटा, अगर मैं कहूं आपसे कंडीशन निकालना, आप कंडीशन क्या निकलेंगी, तो कंडीशन ये निकलेगी बेटा, अगर मान लिया यहां से बराबर कर रहा हूं ये चीजें सारी, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला ध्यान रखना बस। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर फाई जो है वो यहां पे फाई जो है बेटा वो 180 डिग्री हो जाए, ठीक है बेटा, फाई अगर 180 डिग्री हो जाए तो आर की वैल्यू पता है क्या आएगी बेटा, ए माइनस बी। चेक कर लो बेटा, चाहे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि कोस फाई यानी कि कोस 180 डिग्री जो होता है ना वो -1 होता है बेटा, तो इसका मतलब ए माइनस बी। इसका मतलब इसको आर मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम। अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस जो है बेटा अगर 180 डिग्री होगा, इफ टू वेव have phase difference 180 डिग्री, देन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा बेटा वो मिनिमम बन जाएगा, दैट इज ए माइनस ए बी। आपको सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ,
बिल्कुल सिंपल है। 180 का मतलब क्या हुआ पता है बेटा, एक वेव ऐसे जाए और दूसरी वेव जो है ना बेटा वो ऐसे जाए, तो मतलब ये इंटरफेरेंस ऐसे बेटा, ये वेव नंबर 1 ये वेव नंबर 2 हम कहेंगे, तब इनमें 180 का है। देखो बेटा 180 का है, तो इसका मतलब यहां पे ये पॉसिबल है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए नोट करते चलना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। क्योंकि बेटा नहीं सॉरी डिस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, सॉरी बेटा डिस्ट्रक्टिव के लिए। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्रस्ट ट्रफ पे गिरेगा, ट्रफ क्रस्ट पे गिरेगा, तो बेटा ये डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इनके बीच में जो फाई है ना बेटा वो 180 डिग्री है। नोट कर लो, देखो शेप शेप देख के देख लो बेटा, ये 180 डिग्री है इनके बीच में फेज डिफरेंस बेटा। तो अगर ये इंटरफेरेंस कौन सा बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माइनस में आएगा, यानी कि एक के एम्पलीट्यूड को ये एक का एम्पलीट्यूड, ये सेकंड का एम्पलीट्यूड बेटा, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा। देख सकते हो, क्लियर है। अब इसका मतलब यहां पे फेज डिफरेंस मिनिमम यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई को पाई होना पड़ेगा बेटा, या 3 पाई से भी काम कर सकते, क्योंकि कोस 3 पाई भी क्या होता है बताओ, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अगर फाई ओड होगा, ओड इंटीजर पाई के होगा बेटा, तो समझ जाना सभी हर टाइम -1 आएगा ये आंसर, तो a माइनस बी हर बार बनेगा, तो या पाई होगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई कुछ भी आ जाए बेटा, समझ जाना ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर फेज डिफरेंस किसी में 180 या 3 पाई या 5 पाई, तो फेज डिफरेंस ऐसा मिला ना दो वेव में, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा बताओ, हर किसी का आर ए माइनस बी आएगा बेटा, ए माइनस बी आएगा। अब जनरल फॉर्म देखो ना, तो जनरल फॉर्म बनेगा 2n+1 पाई, और n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी दैट इज 0 1 2 3 से स्टार्ट होके n तक जाएगी, तो मतलब ये जनरल फॉर्म है। अगर फेज डिफरेंस 2n+1 पाई बन जाए, मिल जाए कहीं पे दो वेव के बीच में, तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a माइनस बी आएगा बेटा, अगर 2n+1 पाई बन जाए बेटा, और n की वैल्यू 0 1 2 3 4, याद रखना ये बात। अगर मैं, ये तो फेज डिफरेंस है बेटा, अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं डिस्ट्रक्टिव के लिए, पाथ डिफरेंस बेटा नोट करते चलना, स्टार लगा लेना बेटा, पाथ डिफरेंस का क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस बेटा याद रखना, यहां से अगर फेज डिफरेंस पाई अगर कहीं पे है बेटा, इफ फेज डिफरेंस जो है ना बेटा अगर कहीं 2 पाई है, तो पाथ डिफरेंस हमेशा लेमडा होता है बेटा, वेवलेंथ के इक्वल, ये बात आप अपने माइंड में नोट कर लो। अगर कहीं फेज डिफरेंस 2 पाई है ना, वहां पाथ डिफरेंस उनका लेमडा मिलेगा बेटा, पाथ में डिफरेंस, ये एंगल में डिफरेंस, ये पाथ में डिफरेंस बेटा, वहां लेमडा मिलेगा दो वेव के बीच में, पाथ डिफरेंस। अभी आप आराम से बता सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा दो कि अगर मान लिया पाथ डिफरेंस 2 पाई है, तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो लेमडा, पाथ डिफरेंस 1 है तो क्या होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई। और बेटा अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जनरली और कितना होगा, मान लिया अगर बेटा 2n+1 ये है तो कितना होगा, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल। तो देखो पाथ डिफरेंस का क्या रिजल्ट निकल के आया, देखना बेटा पाथ डिफरेंस का, ये तो फेज था 2n+1 पाई, तो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होगा दो वेव के बीच में, तो पाथ का डिफरेंस आना चाहिए 2n+1 इंटू क्या है बताओ, λ/2, λ/2, यानी कि ये कंडीशन पाथ डिफरेंस जब 2n+1 लैम्डा पाई होगा λ/2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। ये पाथ वाइज है, और फेज वाइज कौन सा है, मैं साथ में लिख देता हूं बेटा, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए दो वेव के बीच में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो बेटा फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 इंटू पाई, और n की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 सो ऑन बेटा, ये n की वैल्यू, ये स्टार लगा लो इन बातों पे, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकल गई। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन मैथमेटिकली आई है बेटा, क्लियर है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन निकल के आएंगी,
देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो यही है बेटा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अगर मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो cos फाई को +1 होना पड़ेगा, क्योंकि r को मैक्सिमम है, रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस बी होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव आया तो क्रस्ट पे गिरेगा, ट्रफ पे प्लस बी, तो उसके लिए cos फाई को +1 होना पड़ेगा। और ये +1 कब पॉसिबल है, जब फाई की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 पाई होगी या 4 पाई होगी बेटा, हर बार cos फाई बनेगा। तो जनरल फॉर्म क्या बन गई, 2n पाई, और n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। ये बात याद रखना, ये फेज डिफरेंस अगर दो वेव में इतना होगा 2n पाई, तो वो इंटरफेरेंस कौन सा होगा बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है फेज डिफरेंस बेटा, फेज डिफरेंस। आप यूनिटरी मेथड से पाथ डिफरेंस भी निकाल दो, पाथ डिफरेंस निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 2n पाई। लो बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2n पाई फेज डिफरेंस होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव। तो ये कंडीशन निकल गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की दोनों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कंडीशन है बेटा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ये पाथ डिफरेंस वाइज, फेज वाइज, पाथ वाइज, फेज वाइज बेटा। तो ये डिस्ट्रक्टिव ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा। क्लियर है बेटा, कब मैक्सिमा बनेगा, कब मिनिमा बनेगा बेटा, उन्हीं कंडीशन से ये आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच।